आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने एक नए चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स के। काइनेटिक्स ये जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड काइनेसिस से बना है, जिसका मतलब होता है मूवमेंट यानी मोशन। मोशन कार का, मोशन बाइक का, जो हम डे टू डे लाइफ में अपनी देखते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे इसको किसी एक प्रोसेस के होने के संदर्भ में, किसी एक रिएक्शन के होने के संदर्भ में। जैसे ब्रेड पे फंगस का लगना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइन करके वाटर का बनाना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी एक प्रोसेस की स्पीड की। स्पीड यदि हम मोशन की बात करें एक कार के, तो स्पीड कैसे होगी, कैसे निकालेंगे इसकी? चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम, यानी टाइम टेकन, चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टाइम टेकन। वो हमें उस कार की स्पीड यानी कार का रेट देगा। लेकिन यदि हम इसको एक केमिकल रिएक्शन के संदर्भ में देखें तो फिर ये क्या हो जाएगा? दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। सपोज कोई एक रिएक्शन है जो T1 टाइम पर, जिसके रिएक्टेंट है R1 और उस टाइम पर प्रोडक्ट है P1। लेकिन कुछ टाइम के बाद यानी एट टाइम T2 जो रिएक्टेंट है वो R2 हो जाते हैं और प्रोडक्ट हो जाते हैं P2। नाउ जो स्पीड है रिएक्शन की यानी जो रेट है रिएक्शन का, दैट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। वो कितना हो जाएगा? रिएक्टेंट R1 थे शुरू में, बाद में R2 हो गए, यानी R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय द T2 माइनस T1। यानी इस चेंज को यदि मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूं तो ये आ जाएगा डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा थी, देन रिएक्शन जैसे जैसे कैरी करती गई कंसंट्रेशन कम होती गई। That is why the negative sign shows the decrease in concentration of the reactant। और यदि मैं प्रोडक्ट की टर्म में इसको लिखूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। उस दौरान जो प्रोडक्ट है वो P1 से P2 में कन्वर्ट हुआ, यानी P2 माइनस P1 इक्वल टू डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्योंकि इंक्रीज करती जा रही है तो दिस शुड बी रिटन एज डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। सो यहां से जो रेट हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज डेल्टा ऑफ R square bracket shows the molar concentration of reactant divided by the delta T or delta P upon delta T। So फिर रेट क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ reactants or products per unit time।
पर यूनिट टाइम। सपोज अब हमारे पास कोई एक एग्जांपल है, लेट द रिएक्शन इज PCl5 changes to PCl3 plus Cl2। सो इस रिएक्शन का फिर रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा ऑफ PCl3 अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा ऑफ Cl2 अपॉन डेल्टा T। दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, जितने टाइम में वो चेंज हुआ है, इक्वल टू प्लस, ये प्रोडक्ट की टर्म में है तो यहां पर आप प्लस लिखेंगे। माइनस क्यों लिखा, बिकॉज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और प्लस क्यों है यहां पर और यहां पर, बिकॉज जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करती है। तो इस तरीके से ये हमें इस रिएक्शन का रेट देगा। तो फिर केमिकल काइनेटिक्स फिर क्या हुआ, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स फिर क्या हुआ, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, वो मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू रिएक्शन हुई है। जो इन चीजों को डील करती है साइंस की, वो ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, the reactions are categorized into 3 types। फर्स्ट रिएक्शंस होती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत फास्ट होती हैं। ऐसे रिएक्शंस के रेट को इजीली डिटरमिन नहीं किया जा सकता। कैसे, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। क्योंकि रिएक्शन बहुत ही कम समय में हो जाती है तो इनका जो डेल्टा टी होता है वो बहुत कम होता है। दैट इज वाई रेट इज वेरी हाई, इसलिए रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल आयनिक रिएक्शंस, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट को जब आप सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, it will immediately gives the white precipitates of silver chloride along with the formation of sodium nitrate। सेकेंड टाइप की रिएक्शंस होती हैं वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत लंबा टाइम ले लेती हैं। दैट इज वाई जो चेंज इन टाइम है वो बहुत ज्यादा है। यदि ये वैल्यू ज्यादा होगी तो रेट बहुत कम होगा। दैट आल्सो कैन नॉट बी मेजर्ड इजीली, जिसको आप इजीली मेजर नहीं कर सकते। थर्ड टाइप की रिएक्शंस होती हैं मॉडरेट रिएक्शंस। मॉडरेट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनके रेट को आप इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। मतलब वो रिएक्शन नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती और ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती। ऐसी रिएक्शंस के रेट को जनरली हम डिटरमिन करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई द डिफरेंट रिएक्शंस हैव डिफरेंट रेट। अलग अलग रिएक्शंस का रेट अलग अलग क्यों होता है? We know that a reaction proceed with the breaking of old bonds and
फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। कोई भी एक रिएक्शन कब होती है? जब उसमें पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते चले जाते हैं। अब पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, और जब नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है। अब डिफरेंट, क्योंकि एक रिएक्शन में डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए उनको तोड़ने के लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है। इसी तरीके से जब नए बॉन्ड बनते हैं वो भी अलग अलग टाइप के बनते हैं, उनके बनने में भी डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। दैट इज व्हाई द डिफरेंट रिएक्शंस हैव द डिफरेंट रेट्स। इसलिए अलग अलग टाइप की जो रिएक्शन का रेट होता है वो अलग अलग होता है। यानी कोई रिएक्शन थोड़ी कम स्लो होती है, कोई रिएक्शन थोड़ी ज्यादा स्लो होती है, कोई बहुत कुछ फास्ट होती है, कुछ बहुत ज्यादा फास्ट होती है। अब एक क्वेश्चन और यहां हमारे माइंड में उठता है कि व्हाई द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस आर वेरी हाई। द रेट ऑफ आयनिक रिएक्शंस वेरी हाई, बहुत ज्यादा इनका रेट क्यों होता है? एक्चुअली हमने अभी पढ़ा है कि कोई भी रिएक्शन प्रोसीड करती है विद द ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बनते हैं। जितनी नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर है, और जब बॉन्ड बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है। यानी कुछ एनर्जी पहले अपनी कंज्यूम हो जाती है बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। परंतु आयनिक कंपाउंड्स में तो बॉन्ड ही नहीं होते, जस्ट आयंस आर प्रेजेंट, और जस्ट देयर इज अ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्ज आयंस। दैट इज व्हाई ओनली द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। दैट इज व्हाई जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो इतनी फास्ट होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं उनका रेट इतना फास्ट होता है। हाउ कैन वी मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में होता है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और increase in concentration of the products divided by time taken। यानी जो रेट है that is directly proportional to the concentration of the reactant। rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactants or products। अब जब रिएक्शन शुरू होती है उस स्टेज पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती चली जाती है रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम होती चली जाएगी, तो अकॉर्डिंगली रेट भी अफेक्ट होता चला जाएगा। यानी शुरू में रेट ज्यादा होगा और जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती चली गई रेट भी कम होता चला गया। इसी तरह यदि मैं प्रोडक्ट्स के कॉन्टेस्ट में बात करूं, इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होती है तो रेट कम होना चाहिए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट भी बढ़ता चला जाना चाहिए। दैट इज व्हाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, रादर इट इज द एवरेज रेट, इट इज द एवरेज रेट ऑफ ए रिएक्शन विच कैन बी मेजर्ड। फिर हम ये कैसे मेजर करें एवरेज रेट? इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड टाइम टेकन, यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें, जब टाइम 0 है मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बहुत हाई है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती जा रही है। किसी 2 टाइम्स पर, सपोज एट टाइम t1 आपने कर्व के कॉरस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कितनी है इसको मेजर कर लिया, लेट इट बी x1। आफ्टर टाइम t2 द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स नाउ रिमेन्स x2। सो रेट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में चेंज दैट इज x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय टाइम इज t2 माइनस t1। सो इट शुड बी रिटन एज माइनस डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट की यदि हम प्रोडक्ट की कर्व लें, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद टाइम। यदि हम ग्राफ प्लॉट करें, इनिशियली जब रिएक्शन शुरू होती है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है 0, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती चली जाएगी। तो कर्व हमारे पास आ गया इस तरीके से, किसी एक पर्टिकुलर टाइम t1 पर let the concentration of the product is P1. After time T2, let the concentration of the product is P2. So rate किसके इक्वल हो गया, change in concentration of the product that is P2 minus P1 divided by the change in time that is T2 minus T1 means delta P upon delta T। तो इस तरीके से ये जो रेट होता है दिस इज द एवरेज रेट, नॉट रेट ऑफ ए रिएक्शन। हां, हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर रेट निकाल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस रेट। आइए देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट ऑफ रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर टाइम। किसी एक नियत टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उस रिएक्शन का रेट क्या है, यानी उस रिएक्शन की द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन उस पर्टिकुलर टाइम पर कितना है, दैट इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस रेट। सपोज यदि हम बात करें एक रिएक्शन की आर चेंजेस इनटू प्रोडक्ट, सो उसका जो एवरेज रेट है दैट इज डेल्टा ऑफ R अपॉन डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा ऑफ P अपॉन डेल्टा T होता है। अब यदि टाइम टेकन बहुत कम है, मतलब जो टाइम इंटरवल है यदि बहुत कम आप ले रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की जब हम बात करेंगे तो जो टाइम इंटरवल होगा वो बहुत कम होगा, इतना कम होगा कि डेल्टा T अप्रोचेस टू 0। उस समय जो चेंज इन कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट में या चाहे प्रोडक्ट में वो भी बहुत कम होगी। उस स्टेज पर जो एवरेज रेट जिसको आप यदि ऐसे लिख दें डेल्टा T अप्रोचेस टू 0, then now it should be written as a very small change in concentration of the reactant and divided by a very small change in time. Now this value now called as a instantaneous rate, or in terms of product it should be written as small change in product divided by the very small change in time. This will give the instantaneous rate of a reaction. इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करें, यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें बिल्कुल उसी तरीके से चेंज इन कंसंट्रेशन, यहां पर ले लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और यहां पर ले लेते हैं टाइम।
हमें पता है टाइम के साथ साथ जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो डिक्रीज करती चली जाती है। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, सपोज वो आफ्टर 10 मिनट है या 15 मिनट है, जिस पर आपने रेट रिएक्शन का बताना है यानी इंस्टेंटेनियस रेट बताना है, लेट दिस टाइम इज t1, उस पर आप टेंजेंट प्लॉट करेंगे और उस टेंजेंट को एक्सट्रापोलेट कर देंगे दोनों तरफ। नाउ दिस गिव्स द चेंज इन कंसंट्रेशन दैट इज डेल्टा x एंड this gives the change in time that is delta t. Now the rate, जो रेट होगा रिएक्शन का, that is equal to change in concentration of the reactant that is delta x divided by the change in time that is delta t. This equal to the slope of the tangent होता है। यदि ये वैल्यू हमारी थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इसलिए जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है। जो रेट है वो कितना हो जाएगा फिर, माइनस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है। यानी जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है दैट इज द रेट ऑफ दिस रिएक्शन होता है। यदि हम इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद द टाइम, देन टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। फिर जिस भी पर्टिकुलर टाइम पर आपको इंस्टेंटेनियस रेट बताना है, उस टाइम पर के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कर्व पे पॉइंट लिया और उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट के राइट साइड से किसी भी पॉइंट से आपने y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची और इसके लेफ्ट साइड के किसी भी पॉइंट से आपने x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची। नाउ this point will becomes now O. अब ये आपका change in concentration देगा and this will give the change in time. So यहां से जो आपका रेट हो जाएगा that is equal to change in concentration that is OA divided by the change in concentration, change in time that is OB. This will give the rate of reaction and which is equal to definitely the slope of the tangent. इस तरीके से हम किसी एक रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट या एवरेज रेट निकाल सकते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम कुछ और एग्जांपल्स लेकर समझेंगे। कोई एक ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इक्वल दिए हुए हों, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं इजीली, क्योंकि उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी इक्वल। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है PCl5 gives PCl3 plus Cl2। सो यहां पर 1 मोल PCl5 का डिकम्पोज होने पर 1 मोल PCl3 और 1 मोल Cl2 दे रहा है, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सभी का 1 है, तो इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज इक्वल टू माइनस PCl5 अपॉन dt इक्वल टू प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 by dt इक्वल टू change in concentration of Cl2 upon change in time that is dt। हाँ, यहां ये बात ध्यान देने वाली है, अब हम हर किसी रिएक्शन में एवरेज रेट या इंस्टेंटेनियस रेट न कहकर हम सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ये अब तक हम समझ चुके हैं कि
इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट और सिंपल रेट, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। लेकिन यदि हमारे पास कोई रिएक्शन है, सपोज N2 प्लस H2 इट गिव्स अमोनिया, हैबर प्रोसेस की रिएक्शन ले लेते हैं। हमें पता है कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट्स विद द 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया। Let this reaction is completed in 1 minute. Means time taken for the decomposition of N2 is 1 minute. Time taken for the decomposition of 3 mole is in 1 minute, and the formation of ammonia is also taken place in 1 minute. तब जो रेट होगा in terms of disappearance of N2, क्या लिखेंगे हम? d of N2 upon dt is equal to 1 मोल है, तो 1 upon 1 मोल पर मिनट। इन टर्म्स ऑफ H2 कैसे लिखूंगा? माइनस d of H2 upon dt इक्वल टू 3 मोल पर मिनट। और इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया कैसे लिखा जाएगा? d of NH3 upon dt this is equal to 2 upon 1 मोल पर मिनट। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है कि रेट यदि मैं N2 की फॉर्म में लिखता हूं तो वैल्यू ये है, यदि मैं रेट डिसअपियरेंस ऑफ H2 की फॉर्म में लिखता हूं तो वैल्यू ये है, और यदि मैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की टर्म में लिखता हूं तो रेट ये है। तीनों रेट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? बिकॉज द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द गिवन रिएक्शंस आर डिफरेंट। तो अब मुझे उनको इक्वल करने के लिए, मतलब रेट को लिखने के लिए, सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जब मैं रेट लिख पाऊं तो फिर उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए हम क्या करेंगे? जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। जैसे सपोज यहां पर इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू वही रहेगी। यदि मैं यहां पर हाइड्रोजन का स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, यदि मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, यानी रेट इसके इक्वल हो गया। यदि मैं यहां पर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो अगेन रेट 1 आ जाएगा, इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेट को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना होगा? उनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना होगा। सो नाउ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज माइनस d of N2 upon dt equal to minus 1 upon 3 into d of H2 upon dt equal to 1 upon 2 into d of ammonia upon dt. So that is why कि हम रेट को इक्वल करने के लिए उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। सपोज एक जनरल रिएक्शन हमारे पास ये है, इट गिव्स C प्लस डी। उस केस में जो रेट होगा दैट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन a dA अपॉन dt इक्वल टू माइनस 1 अपॉन b, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज b, d ऑफ b dt इक्वल टू 1 अपॉन c इंटू dc अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन d इंटू dd अपॉन dt। तो इस तरीके से हम किसी एक रिएक्शन का रेट निकाल सकते हैं। अभी हमने एक जनरल रिएक्शन लिखी थी, अब हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनी रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। यहां से यदि हम रेट ऑफ disappearance of A लिखें तो ये आएगा माइनस dA अपॉन dt। यदि प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें
तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इक्वल टू डीसी अपॉन dt। अब इस वैल्यू को यहां पर इस इक्वेशन में रखते हैं। सो रेट इक्वल टू 1 टाइम 1 अपॉन ए और माइनस डी अपॉन डी टी को हमने रखा इनटू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। सो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया कि रेट ऑफ disappearance of A is equal to A times the rate of reaction होता है। यानी यदि हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है तो हम रिएक्टेंट का जो डिसअपीयरेंस है, रिएक्टेंट किस रेट से डिकम्पोज हो रहा है रिएक्शन में, वो निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम प्रोडक्ट की फॉर्म में देखें इसको, यहां पर जो रेट होगा, रेट इक्वल टू, इस वैल्यू को आप यहां पर पुट करके देखिए, रेट इक्वल टू 1 अपॉन सी इंटू डीसी अपॉन dt क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सो रेट ऑफ appearance of C equal to C times the rate of reaction। यानी जो C की टर्म में जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यदि उसको आप रेट ऑफ रिएक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपको C की अपीयरेंस का रेट देगा। तो इस तरीके से इस बेस पर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल पहला, रिएक्शन आपको दी हुई है, आर चेंजेस इनटू प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। R1 यदि आपके पास 0.03 मोलर है तो वो चेंज हो रही है 0.02 मोलर में, और जो चेंज इन टाइम आपको दिया हुआ है वो 25 मिनट दिया हुआ है। आपको पता है जो एवरेज रेट आपने बताना है, एवरेज रेट होता है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है 0.02 माइनस इनिशियल इज 0.03, कितने टाइम में 25 मिनट में। तो ये आ गई माइनस, ये हो जाएगा ऊपर माइनस 0.01 अपॉन 25, दिस इज इक्वल टू 0.01 अपॉन 25, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आता है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर मिनट। ये आपके पास आंसर आ जाता है। और यदि आप इसको पर सेकंड में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप यहां 60 से और डिवाइड कर देंगे तो वो आंसर आपका मोल पर सेकंड में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं एनसीईआरटी का। रिएक्शन हमें दी हुई है 2A gives product, the concentration of A decreases from 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर। यानी यदि रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है तो उसकी 10 मिनट में जो कंसंट्रेशन है वो हो जाती है 0.5 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द रेट ऑफ दिस इंटरवल, यानी एवरेज रेट जो होगा दैट इज माइनस ऑफ 1/2 इंटू डी अपॉन डी टी के इक्वल होगा। अब ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है, दिस चेंज इन कंसंट्रेशन इज फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, कितना है 10 मिनट्स है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई -0.1, -0.1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.1 प्लस का आ गया 2 इंटू 10, यानी 0.1 अपॉन 20। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आती है 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल
पर मिनट